हेलो नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। एग्जाम करीब आ रहे हैं, टेंशन बढ़ रहे होंगे। बस टेंशन मत लो, इत्मीनान के साथ पढ़ते रहो, मेरे साथ सीरीज बस फॉलो करते रहो। साइंस 75 प्लस सिलेक्शन टॉपर सीरीज चल रहा है, आप उसके साथ जुड़े रहे। मैथ और साइंस के लिए भी मैं चला रहा हूँ, ठीक है। आप धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ पूरी वीडियो देखो। अगर आपने ये वीडियो खोला है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, ठीक है। तभी जाके आपको इसका फायदा होगा, ठीक है। मैं चीजों को बार बार रिपीट करता हूँ, आपको सारे कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम बिना बात किए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, दे रखा है Fe2O3 प्लस 2Al, ऐसे करके दे रखा है ना। Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया है? मैं आपको समझाता हूँ, देखो। यहाँ पे क्या है, Fe2 है, O3 है ना, और यहाँ पे Al है ना, Al है। पर देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, कि ये जो Al है, ये O3 के साथ मिलकर यहाँ आ गया और Fe को क्या कर दिया, Fe को साइड कर दिया कि नहीं कर दिया। तो अब याद करो, हमने पिछली क्लास में बताया था कि अब Al जो है, ये जो पूरा यौगिक है, Fe2O3 जो पूरा यौगिक है, इसमें क्या किया, Al जो है आके मिल गया और क्या किया, Fe को क्या कर दिया, साइड कर दिया, और O के साथ Al मिलकर यहां पर आ गया। तो Fe को जैसे ही साइड कर दिया, इसका मतलब ये क्या है, ताकतवर है। इसका मतलब ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। मतलब इस टाइप का जब कभी भी इस टाइप का बने तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं सब कुछ आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक बार विस्थापन वाले समझ पढ़ लेते हैं क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया लिखा है, जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल दे तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके नीचे आप एक ये एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल मैं और समझ रिएक्शन में और समझाता हूँ। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो परिभाषा में लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए आप ये याद रखेंगे, ठीक है। विघटन को ही क्या कहते हैं, हम अपघटन कहते हैं, ठीक है। विघटन तो होता है टूटना। क्या लिखा है, जब एक अकेला पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, विघटन अभिक्रिया कहलाता है। रिएक्शन याद करेंगे, CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2 बनता है, ठीक है। अगला है विस्थापन, जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। द्विविस्थापन क्या होता है, देखो एक बार लिखा है, जब दो यौगिक के बीच अपने आयनों की अदला बदली करके नए पदार्थ बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके लिए आप एक ये वाला एग्जांपल याद रखेंगे, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये बनाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। देखो आपके एग्जाम में पूछता है सभी अभिक्रिया को क्या कहता है, कि आप क्या करें कि परिभाषा करें, परिभाषित करें, ठीक है। तो उस समय आप ये लिख दोगे, उसके साथ साथ आप क्या करोगे, एग्जाम्पल सब कुछ क्या करोगे, लिख दोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो मेरी बातों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला मेरा कुछ और है, कुछ और रिएक्शन है। देखो लिखा है, उष्माक्षेपी मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, उष्मा निकले। तो रिएक्शन के लिए आप याद रखेंगे, श्वसन जो है क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और प्राकृतिक गैस का दहन क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रिएक्शन के लिए आप याद रखेंगे, CH4, प्राकृतिक गैस में क्या होता है, मिथेन होता है, CH4, इसे हम CH4 लिखते हैं, ठीक है। O2 से अभिक्रिया, O2 के साथ जब मतलब क्या क्या कहते हैं, O2 में जब ये जलता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ जल बनाता है और क्या करता है, और उष्मा निकाल देता है, ठीक है। क्या करता है, उष्मा निकालता है, ठीक है। जब ये CH4 O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो ऐसा रिएक्शन बनता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। उष्माशोषी मतलब ऐसी अभिक्रिया क्या हो जिसमें उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। उदासीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन आप याद करेंगे, HCl जब NaOH के साथ मिलता है, HCl क्या है मेरा दोस्त, HCl मेरा अम्ल है, क्या है, अम्ल है, और ये मेरा क्या है, भस्म है, ठीक है। ये अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया आप पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडॉक्स उसे किसे कहते हैं, पढ़ो एक बार। लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल आप ये याद रखेंगे, ठीक है। मैं चीज इसको समझाता हूँ एक बार, ठीक है। पहले उससे पहले कुछ कुछ और देखो, ठीक है। उपचयन और अपचयन क्या होता है वो सीखो। उपचयन होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। और उपचयन किसे कहते हैं, उपचयन को क्या कहते हैं, उपचयन को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, कहलाता है मेरा अपचयन कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ऐसे ही समझो, इसमें अगर कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन हटता हो या हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन घटता हो, तो इस टाइप की जो अभिक्रिया होगी क्या कहलाती है, मेरे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उपचयन और अपचयन जो है ना, जो एक साथ हो तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण अभी सॉरी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर CO है, कॉपर ऑक्साइड है। देखो जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया है तो इस साइड जाके क्या हुआ, वो जो है इसके साथ हट गया,
सीयू अकेला रह गया ना, तो इसका मतलब सीयूओ जो है इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है मेरा दोस्त, इसका मतलब इसका हो रहा है अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकरण कह दो या अपचयन हो रहा है। किस क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। लेकिन देखो हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला है, देखो हाइड्रोजन में लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन इस साइड जब हम आएंगे, तीर के इस साइड जब हम आ रहे हैं, रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब बताते हैं हम ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक लिखा है वह पदार्थ जो जो दूसरे को उपचयन करता हो और खुद अपचयित हो जाता हो। ठीक है, उपचयित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकारक कहते हैं। पर लिखा है जैसे ऊपर उदाहरण में सी यूओ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो सी यूओ जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब इससे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, और अपचायक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो दूसरे का क्या करता है, अपचयन करता हो और खुद क्या हो, उपचयित हो जाता हो। ठीक है, ऊपर के एग्जाम्पल में H2 क्या हो रहा है, उपचयक हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयक हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन में, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है मेरे दोस्त, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, तो इन बातों को आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगली क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया संतुलित है। संतुलित हम किसे कहते हैं, जो तीर के दोनों साइड क्या हो, परमाणु की संख्या बराबर हो रही है। हर एक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर H2 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो मतलब 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 है, इधर देखो यहाँ भी 2 है, 2 दूना 4। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे 2 लगा है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ भी ये 2 है और यही 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ये वाला मेरा क्या है, संतुलित है। ये मेरा क्या है, संतुलित है। ठीक है, इसमें देखो देखो के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम कितना है, 2 है। इस साइड में क्या है, पोटेशियम 2 है। Cl मतलब क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6, 3 दूना 6। और देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, 3 दूना 6। यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है, तो ये क्या है, मेरा संतुलित है। ये देखो H2 तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ ये 2 लगा है ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन भी यहाँ कितना है, 2 है। क्लोरीन Cl2 मतलब क्लोरीन 2 है, यहाँ पे देखो Cl के साथ यहाँ पे क्या है, 2 है, इसका मतलब क्लोरीन भी 2 है, ये भी संतुलित है। तो ये क्या है, मेरा संतुलित नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है मेरा टमाटर। याद रखेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का क्या होता है, टमाटर। इमली का क्या होता है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, संतरा का क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, संतरा या नींबू का। सिरका का क्या होता है, एसिटिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत दही या खट्टा दूध का क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, है ना। प्राकृतिक स्रोत मतलब कहाँ से ये अम्ल आते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगला है चींटी का डंक या नेकल का डंक में क्या होता है, मेथिनोइक अम्ल। और सेब में क्या होता है मेरे दोस्त, मौलिक अम्ल होता है। क्या होता है, मौलिक अम्ल होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ये जो परिभाषा है ना, आर्हेनियस का परिभाषा। ठीक है, अम्ल का आर्हेनियस का परिभाषा होता है वह पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन मुक्त करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो HCl जो है जब जल में घुलते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ये रिएक्शन याद रखेंगे। क्षार किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, है कि नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH को जब आप जल में डालोगे तो Na प्लस और OH माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। AQ मतलब होता है एक्वस, AQ मतलब क्या होता है, एक्वस। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे ही आप याद रखेंगे। ये जो परिभाषा है वो आर्हेनियस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, लेकिन अम्ल का जो है अम्ल का जो है सीधा अगर याद रखोगे क्या होता है, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, अब हम अगला बढ़ते हैं, अगली कॉन्सेप्ट को। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, अम्ल और क्षार में अंतर लिख दिया है। क्षार को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे भस्म कहा है। ठीक है, देखो स्वाद क्या होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। ये जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, या जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त। ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। ये बात आपको याद होगा, मैंने बहुत बार बता दिया। ठीक है, लिखा है ये छूने पर समानता क्या होता है, द्रव की तरह होते हैं। ये छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, अभिक्रिया लिखा है भस्म को उदासीन कर लवण और जल बनाता है। अम्ल क्या करता है, भस्म को उदासीन कर लवण और जल बनाता है। लेकिन इसमें भस्म में क्या लिखा है हमने, अम्ल को उदासीन कर लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। इसके उदाहरण में आप याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। ठीक है, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये याद रखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सब आप इसके उदाहरण में याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार में अंतर हमने बता दिया आपको, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है मेरा निम्नलिखित में से कौन लवण है। ठीक है, देखो अभी आपने पढ़ा HCl मेरा दोस्त क्या है, HCl मेरा दोस्त अम्ल है। ठीक है, याद रखना किसी के अगर लास्ट में OH लगा है तो उसे आप भस्म ट्रीट करोगे। क्या क्या ट्रीट करोगे, भस्म ट्रीट करोगे। ठीक है, ये भस्म है, इसके साइड में भी OH लगा है, ये भी मेरा क्या है, भस्म है। इसका मतलब ये बच गया, यही मेरा क्या है, यही मेरा लवण है, यही मेरा क्या है, लवण है। इस तरीका से इस क्वेश्चन को आपको बनाने है। ठीक है, अम्ल और भस्म आप पकड़ लोगे, OH लगा रहेगा तो आप उसे भस्म कह दोगे,
जो अम्ल पढ़े हो आपके ऑप्शन में वही अम्ल मिलेंगे, ठीक है, और जो बच जाएंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगली आगे बढ़ते हैं। लिखा है ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु, किस धातु का मिश्र धातु, याद रखिए कि एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, ठीक है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। मैं यहाँ पे समझा ड्यूरालुमीन क्या है मैं समझा, तो लिखा है ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम की सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम की सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु, ठीक है। लिखा है इसका घटक, किसका घटक, ड्यूरोल्यूमिनियम का घटक के बारे में आपको बता। लिखा है इसमें मुख्य रूप से एल्यूमिनियम होता है, लेकिन इसकी विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए अन्य धातु भी क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम रहता है मेनली 95%, कॉपर रहता है 4%, मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज रहता है 0.5%, ये भी रहता है, ठीक है। ड्यूरोलुमिन में ये सब रहता है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है मिश्र धातु, इसके मुख्य अवयव क्या होते हैं, उपयोग कहाँ होता है, वो हमने लिखा। देखो पीतल, या बहुत इंपॉर्टेंट है, वीबीए है, आप याद रखना, ठीक है। पीतल इसका क्या, ये किससे बनता है, तांबा और कॉपर से मिलकर बनता है। कांसा, कांसा में क्या तांबा रहता है और टीन रहता है। सोल्डर, सोल्डर में क्या रहता है, सीसा रहता है और टीन रहता है। स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है, लोहा, निकेल और क्रोमियम रहता है। अमलगम, अमलगम का मुख्य अवयव कैसा रहता है, पारा रहता है और अन्य धातु रहता है। और ड्यूरोलुमिन का क्या रहता है, ड्यूरोलुमिन जो है मिश्र धातु है, इसमें क्या मुख्य अवयव रहता है, एल्यूमिनियम रहता है, कॉपर रहता है, मैग्नीशियम रहता है और मैग्नीज रहता है, ठीक है। इसका उपयोग हमने यहाँ पर लिख दिया, आप इसे एक बार भी, इसे भी क्या करना है, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी आधार पर यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया है, आप इसे क्या करोगे, पिछले स्लाइड में जो आपने पढ़ा उसी के आधार पर इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है, वहीं से बन जाएंगे आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस की एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है मेरे दोस्त 16, परमाणु सॉरी परमाणु भार होता है 16। एक मिनट सॉरी यार, मैं इसे रफ करने दो, ठीक है, एक मिनट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है मेरे दोस्त 16 सॉरी 8, ऑक्सीजन की संख्या 8। तो अगर आपने पढ़ा होगा कक्षा के बारे में तो पता होगा आपको, पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद क्या भरते हैं, उसके बाद 2 के बाद हम 8 भरते हैं। लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 8 है, परमाणु संख्या 8 है, तो उतनी ही इलेक्ट्रॉन होती है, उतनी ही प्रोटॉन होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। तो पहली कक्षा में हम 2 भरेंगे तो 6 बच जाते, तो यहाँ पे क्या भरोगे आप, 6 भरोगे, ठीक है। तो ये जो बाहरी कक्षा है यही हमारा क्या है, बाहरी कक्षा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन गैस की अणुओं को दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, ठीक है। देखो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, यहाँ पे सजाना है। देखो कैसे सजाते हैं हम, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ भी 6 सजाएंगे हम। इनके भी बारीक कक्षा में 2 ऑक्सीजन अणु है ना, हमेशा याद रखना ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये बात याद रखना। ऊपर में हम यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ठीक है। आपको पता होगा सभी की इच्छा क्या रहती है ना, अस्थायी होने का। सभी का क्या होता है, परमाणु का इच्छा क्या रहता है, मैं अस्थायी हो जाऊं, सभी तत्व का चाहता है अस्थायी हो जाओ। ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 दे 6 2 6, तो ये चाहता है 8 हम इलेक्ट्रॉन क्या करें अपनी बाहरी कक्षा में बना ले, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको क्या करता है, ये साझा कर लेता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है ये भी क्या चाहता है कि मेरा भी 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पुट जाए, इसके लिए भी क्या करता है, इसके साथ साझा कर लेता है, ठीक है। तो देखो अब देखो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया, देखो इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। ऐसे इसके पास भी 8 हो गया। तो देखो ये जो है 2, देखो एक ये वाला और ये एक ये वाला, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया ना, तो देखो कौन कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कितने आबंध बन जाएंगे, 2 आबंध बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, ऑप्शन दिया है आपके सामने, लेकिन मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब कुछ का एक साथ लिख दिया हूँ। देखो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2 और एल्कीन समूह का होता है CnH2n+1। इसी से आपका यह बन जाएगा, ठीक है, देख के आप आंसर कर सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त आप इसे बार बार पढ़ना, मैं 3 4 बार इसे वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है, इसीलिए प्लीज आप इसे बार बार देखो, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत रिसर्च के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ मैं आपके लिए सब कुछ इकट्ठा करके लाता हूँ। आप प्लीज इसे बहुत इत्मीनान के साथ देखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे, ठीक है। आप परेशान नहीं होना। अगर मेरे 15 वीडियो आप कर लेते हो, मैं 15 वीडियो का प्लान किया हूँ कि 15 वीडियो मैथ्स में मैं 15 वीडियो और साइंस, और मैं साइंस में 15 वीडियो करवाऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में हूबहू सब कुछ बन जाएंगे मैथ और साइंस के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ, ठीक है। इसीलिए वीडियो को बहुत अच्छे इत्मीनान से देखो, अगर आप देखने आए हो तो पूरा देखो, भले 2x स्पीड में देख लो लेकिन अच्छे से देखो आप, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है हम आवर्त तत्वों की संख्या और प्रकार। देखो प्रथम में होते हैं 2, द्वितीय वाला में होते हैं 8 और तृतीय में कितने होते हैं 8। तो इस आधार पे आप 8 तो लगा दोगे आंसर, ठीक है। लेकिन मैं चतुर्थ में लिख दिया हूँ 8 होते हैं। 5 जो होते हैं आवर्त उसमें 18 होते हैं। छठा में कितने होते हैं 32 होते हैं। सातवां में कितने होते हैं 32 होते हैं, ठीक है। इसके नाम क्या होते हैं वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आप इसे एक बार क्या करना मेरे दोस्त पढ़ लेना, ठीक है। आपसे भी आवर्त सारणी के बारे में मैंने पिछली क्लास में एक बार आपको पीरियोडिक टेबल दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा है
आगे हमने लिखा है, एक मिनट देखेंगे, क्या लिखा हमने, तत्वों का जो वर्गीकरण किया जा रहा था उसका आरंभिक प्रयास जो हम आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है। पहला प्रयास जो है यहाँ पे डबरेनर का ट्रिक लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखा, उन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाया और कहा बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के औसत के बराबर होता है, ठीक है। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन 3 का बनाया, तो कहा कि ये जो है, ये दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा, वो बीच वाले द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उनका कहना ये था, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला कौन आए थे मेरे, न्यूलैंडस साहब। उनका जो नियम था, वो उन्हें उनके नियम को हम क्या कहते हैं, अष्टक नियम। न्यूलैंडस का हम अष्टक नियम कहते हैं, जो किस पर आधारित था, संगीत पर आधारित था, सारे गामा पादानी सा, ठीक है। तो कहने का मतलब था कि सुर का पहला अक्षर और सुर का आखिरी अक्षर क्या होता है, समान होते हैं। लेकिन ये जो है ना, कैल्शियम तक ही 20, कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 तक ही वैलिड हो पाया, उसके बाद ये क्या हुआ, वैलिड नहीं हो पाया, ठीक है। इसीलिए आगे ज्यादा दिन तक ये नहीं चल पाई, ठीक है। उसके पास जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, परमाणु द्रव्यमान पर क्या था, आधारित था। किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ये जो है बहुत ही बड़े, क्या कह सकते हैं, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत ही उन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत अपना योगदान दिया, ठीक है। और इन्हीं का बेस लेकर इन्होंने अगला जो आधुनिक आवर्तसारणी हम पढ़ते हैं, जो 1913 ईस्वी में मोजले साहब के द्वारा दिया गया, उन्होंने कहा कि तत्वों का परमाणु जो है, तत्वों का जो है तत्वों का परमाणु जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ये जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कतारों को जो है ना, क्या कहते हैं, हम आवर्त कहते हैं। उनकी संख्या कितनी है, 7। वर्ग वर्ग या समूह, ठीक है। उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं, उदर्ग स्तंभ को हम क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है, 18 है। शून्य समी या इसे जीरो समूह या अक्रिय गैस या आदर्श गैस, सब कुछ हम इसी को कहते हैं, ठीक है। इसकी समूह संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 18 है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, आप सब ये सब याद रखे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं, देखो तो ऐसे ऐसे जो रहते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। और ऐसे ऐसे जो सात होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, हम आवर्त कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा लिखा है कि किसी कोष के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, 2n² इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2n²। यहाँ पर n जो होता है, ये क्या होता है, कोषों की संख्या, कोषों की कोषों की संख्या, ठीक है। देखो, पहले सेल को हम क्या कहते हैं, के, फिर अगले को क्या कहते हैं, एल, फिर अगले को क्या कहते हैं, एम, और हम इसको क्या कहते हैं, हम एन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एन की जगह पे एक लो, पहले कक्षा के लिए आप एक लो, के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक लिया तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो गुना एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, एक गुना दो, दो। एक के बाद एल, दो गुना एल कितना है, दो है ना, कक्षा संख्या दो है, दो का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, दो दूना चार, दूना आठ। उसके बाद एम आता है, दो गुना एम का कक्षा संख्या कितना है, तीन है, तो तीन का स्क्वायर तो क्या, तीन का स्क्वायर नौ, नौ दूना 18, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एन आता है, दो गुना एन का कक्षा संख्या कितना है, चार, तो चार का स्क्वायर, चार चौका 16, 16 दूना 32। तो आपने देखा ना, पहली कक्षा में हम दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अगला में हम 8 भरते हैं, उससे अगला में 18 भरते हैं, उससे अगला में कितना भरते हैं, 32 भरते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इससे पिछला जो हमने आपको भर के दिखाया था ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो पहली कक्षा में आप दो भरोगे, अब देखो 8 पुराने के लिए लास्ट कक्षा में 6 होगा ना, 6 होगा ना, इसीलिए हम ऐसे करके भरा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, ओरो ओजोन परत का क्षय करता है, कौन करता है, सीएफसी करता है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। कौन सा करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं, लिखा है यूरो सेकेंड का संबंध है, किससे संबंध है, वायु वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से कोई नहीं, तो याद रखेंगे वायु प्रदूषण से, ठीक है। मोटर गाड़ी के द्वारा जो जितने भी प्रदूषण फैलाए जाते हैं उस पर रोक के लिए यूरो सेकंड लाया गया था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में किसी हम और वीडियो में करेंगे आपके साथ डिस्कस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, आप देखो, अगर आपको पता है मेरे दोस्त, यहाँ पे हमने वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो आप क्या करोगे मेरे दोस्त, एक बार पढ़ लोगे इसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरे साल पढ़ा है तो आपको आते होंगे, अगर नहीं भी आते तो एक बार क्या करना है, इसे इससे गो थ्रू हो जाना, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे हमने लिखा है, पी और एफ के बीच में जब रखते हैं, पी और एफ के बीच में जब रखते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और बड़ा बड़ा मतलब आवर्धित को हम क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा कहते हैं, ठीक है। और आभासी और सीधा बनता है, कैसा बनता है, आभासी और सीधा, एक ही कंडीशन है जिसमें आभासी और सीधा बन रहा है, तो इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा, पी और एफ के बीच में, पी मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में, तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। अगर आपने अवतल दर्पण पढ़ा, अवतल दर्पण कैसा ऐसा होता है, बारीक तथा पेंट क्या रहता है ना, ये क्या होता है, प्रधान अक्ष, यहाँ क्या होता है, पी, यहाँ पर क्या होता है, सी, यहाँ पर क्या होता है, एफ। यहाँ जैसी वस्तु रखते हो तो ऐसे जाएगी ना, ऐसे करके जाती है, ऐसे ही करके जाती है ना, सोच के देखो, ठीक है। अगर आप फिर क्या करो, इसको ऐसे करके अगर सीधी आई तो क्या होगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी,
फोकस होकर गुजर जाएगी। अब एक ऐसा करो काम कि सी से क्या करो, आप एक क्या करो, किरण डालो। तो आपको पता होगा सी से जैसे ही जाती है तो सी से ही लौट जाती है ना। तो लौट जाती है तो कहीं पर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहीं पर मिल तो नहीं रही है, तो क्या करते हो, इसे आप ऐसे ऐसे करके पीछे बढ़ाते हो, इसको भी ऐसे ऐसे करके पीछे बढ़ा, देखो यहाँ पे मिल रही है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो हमने जबरदस्ती इसे बढ़ाया, उसके बाद जाके मिला है ना, इसका मतलब जबरदस्ती जब भी हम करेंगे तब प्रतिबिंब मेरा कैसा बनेगा, काल काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक। और याद रखें काल्पनिक हमेशा कैसा होता है मेरे दोस्त, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है, लेकिन बाद बाकी हर एक कंडीशन में छोटा बन रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन सी और एफ के बीच में क्या बन रहा है, लिखा है जब सी और एफ के बीच में रखोगे तो क्या बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, लेकिन ये वाला कंडीशन के लिए आपसे बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों बात कर रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला मेरा क्वेश्चन है, इस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे याद रख लेंगे मेरे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, वक्ता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है, ये भी क्या होती है, वक्ता त्रिज्या जो है इसका भी उत्तल दर्पण का भी क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का वक्ता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, देखो ये दोस्त मेरा क्या है, ये मेरा है अवतल दर्पण। ठीक है, बाहरी पेंट है अवतल दर्पण। देखो तो एफ जो है बायां हैंड में, आपको आपने पढ़ा होगा चिन्ह परिपाटी, इधर प्लस लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं, ऊपर प्लस लेते हैं और नीचे माइनस लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप फोकस देख रहे हो लेफ्ट हैंड में है ना, इसका मतलब क्या है, माइनस में है। किसमें है, माइनस में है। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन इसका फोकस देखो, ये मेरा उत्तल दर्पण है, अंदर में पेंट किया हुआ है ना, देखो इसका फोकस राइट हैंड में है, आपकी राइट हैंड में है, इसका मतलब फोकस इधर क्या होगा, प्लस होगा। और वक्ता त्रिज्या, इसको पी से एफ सी, पी से सी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से दिखाते हैं। पी से सी के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से दिखाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर लगा लोगे अवतल। ठीक है, ऋणात्मक किसका होता है, अवतल का होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, प्रकाश के बर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, अब हम प्रकाश का बर्तन कहते हैं, किसने लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है, अपने मूल पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का बर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के बर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। अगला लिखा है द्वितीय नियम। क्या द्वितीय नियम क्या है, जिसे हम स्लेन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय नियम को स्लेन का नियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जिया, जिसे हम साइन आई से दिखाते हैं, अपवर्तन कोण की जिया, जिसे हम साइन आर से दिखाते हैं, का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखो तो क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर जो होता है एन के बराबर होता है। ठीक है, कांस्टेंट एन के बराबर होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेन का नियम कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। एन क्या है यहाँ पे, अपवर्तनांक है। क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपको पता होगा यहाँ पे हमने दो माध्यम लिया। ठीक है, ऊपर हमने, आपको पता होगा माध्यम दो होते हैं, माध्यम जो होते हैं ना, माध्यम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरा दोस्त सघन, एक होता है सघन, एक होता है विरल। तो सघन मतलब आप ऐसे याद करोगे, सघन मतलब जो है उसका जो है ना, उसमें माध्यम में कण जो होंगे ना बहुत पास पास होंगे। विरल में आप ऐसे याद रखेंगे, कण क्या होंगे मेरे दोस्त, दूर दूर होंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ऊपर में जो है सघन है, नीचे ऊपर में क्या है मेरे दोस्त, हवा है। क्या है, हवा है। और ये मेरे दोस्त क्या है, पानी है। ठीक है, तो आप पता है हवा जो है बहुत पतला होता है, तो इसका मतलब कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है। क्या है मेरे दोस्त, एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसे रब करता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर में मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया। ठीक है, और इधर मैंने हवा ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, मैं हवा ले लिया। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्रकाश की किरण जैसे ही पानी से आएगी, जैसे ही प्रकाश पानी से, पानी क्या है, पानी मेरा दोस्त होता है सघन माध्यम। क्या होता है, सघन होता है। ठीक है, और हवा क्या होता है, विरल होता है। क्या होता है, विरल होता है। क्या होता है, विरल होता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो क्या जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए। लेकिन होती क्या है ना, एक मिनट दोस्त, मैं क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, एक बार फिर से रब करो यार, एक मिनट मेरे भाई। ठीक है, देखो ऊपर में मैंने ले लिया हवा, हवा, नीचे में ले लिया मैंने पानी, पानी। ठीक है, पानी। देखो ऊपर में क्या है, ऊपर में हवा है, हवा क्या होता है मेरे दोस्त, विरल होता है। क्या होता है, विरल माध्यम। ये क्या मेरे दोस्त होता है, सघन माध्यम, सॉरी सघन माध्यम। क्या होता है, सघन माध्यम। ठीक है, देखो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो इसको क्या होना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। तो देखो लेकिन विरल से आ रही है, विरल से जैसे ही आ रही है तो क्या हो रहा है, देखो ये मेरा क्या विलंब है, आपको पता है ये मेरा विलंब है। तो देखो ये जो है ना इधर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई ना। तो क्या देखा आपने, विरल से जैसे ही सघन में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन वही अगर ऊपर हमने पानी ले लिया, नीचे मैंने हवा ले लिया। ठीक है, हवा ले लिया, हवा ले लिया, तो प्रकाश किरण जैसे ऐसे आ रही है, ऐसे आई ना, तो क्या होना चाहिए, सीधी निकल जानी चाहिए, सीधी निकलनी चाहिए ना। लेकिन क्या होती है, अभिलंब, ये मेरा क्या है, अभिलंब है, अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, तो यह ऊपर पानी क्या होता है मेरे दोस्त, सघन होता है। क्या होता है, सघन होता है। और ये क्या होता है मेरा, हवा क्या होता है, विरल होता है। ठीक है, तो सघन से जैसे ही विरल में जाते हैं तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और विरल से जैसे ही सघन में आते हैं तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दैनिक जीवन में, उदाहरण लिखा है, पानी से भरी बाल्टी की तली का ऊपर उठना, उठा हुआ
दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। पानी में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होती है। ठीक है, v बटे u के बराबर होती है। एक मिनट में दोस्त, किसके बराबर होती है? v बटे u के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन वही आपसे दर्पण में पूछे तो दर्पण का जो आवर्धन होता है वो माइनस v बटे u होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, लिखा है आवर्धन किसी लेंस द्वारा द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? हम कहते हैं आवर्धन कहते हैं। ठीक है, देखना। ठीक है, देखो, तो आवर्धन की एक फॉर्मूला हो जाती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम एच आई कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई जिसे हम क्या कहते हैं? एच ओ कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एम बराबर v बटा यू। आप मेरे दोस्त क्यों लिख सकते हैं, अभी जस्ट आप इसे याद कर लो। ठीक है, v बटा यू, v क्या है यहाँ पर? v है मेरा प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है मेरा वस्तु की दूरी। इस बात को आप याद रखेंगे। प्लस में होता है लेंस में, किसमें होता है? लेंस में होता है प्लस, प्लस में होता है प्लस v बटा यू। लेकिन वही दर्पण में होगा, वही अगर दर्पण में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का v बटा यू हो जाएगा। ठीक है, देखो अब मेरी बात को सुनिए। लिखा है अवतल लेंस की विशेषता क्या होती है? लिखा है यह अवसारी लेंस होता है। क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है, सॉरी अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, लिखा है हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, हमेशा ऐसा ही बनाता है। ठीक है, लिखा है प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जहां वस्तु रखी जाती है। ठीक है, इसको कोई खास पॉइंट नहीं है, नहीं। ठीक है, यू जो होता है हमेशा माइनस होता है, और वी जो होता है वो हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब याद रखना मेरी बात कि आवर्धन जो होता है धनात्मक, लेकिन एक से कम हमेशा क्या होता है? एक से कम। आवर्धन हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त? एक से कम होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, आवर्धन क्या होता है? हमेशा एक से कम होता है। ठीक है, और अवतल में क्या होता है? ये अवतल हो गया। और उत्तल में क्या होता है? एक से बड़ा होता है। और समतल में क्या होता है? आवर्धन, समतल में आवर्धन होता है मेरे दोस्त एक के बराबर होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, उपयोग किसका उपयोग? उत्तल लेंस का उपयोग, निकट दृष्टि दोष को उपचार में, दूरबीन और कैमरे में, और टॉर्च एवं लेजर उपयोग में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। लिखा है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब कैसी बनती है वो। अनंत पर अगर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी। ठीक है, और अत्यधिक छोटा बिंदु के बराबर होगा, है ना, ये कोई दिक्कत नहीं, इसे छोड़ो। बहुत अत्यधिक छोटा और आभासी और सीधा बनेगा। अनंत और ओ को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस के कंडीशन में क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है, छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, आप मेरे दोस्त एक का मैंने यहाँ पे इमेज डाल चुका हूँ। ठीक है, एक का इमेज आप क्या करोगे? खुद से क्रिएट करोगे। खुद से क्या करोगे मेरे दोस्त? क्रिएट करोगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ पूरी साल पढ़े हो तो आपको कुछ ना कुछ आता होगा। ठीक है, इसलिए हमने एक ही इमेज दिया। एक इमेज आप क्या करोगे? हमें कमेंट में करोगे। ठीक है, फोटो लगा के आप भेजोगे हमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है प्रिज्म में कितने तत्वों नहीं सत्वों कितने सतहों से घिरा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 5 सतहों से घिरा होता है। किससे? 5 सतहों से। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रिज्म क्या है। लिखा है भौतिक विज्ञान में आमतौर पर त्रिभुजाकार प्रिज्म की बात करते हैं। यह कांच जैसा एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी सतहों एक निश्चित कोण पर क्या होती है? झुकी होती है। ठीक है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने इस एक्स्ट्रा में लिख दिया। ठीक है, प्रिज्म की सतहें। ठीक है, देखा है साधारणतः कितने होते हैं? 5 सतह होते हैं। त्रिभुजाकार सतह कितने होते हैं? 2 होते हैं त्रिभुजाकार सतह, और 3 होते हैं आयताकार सतह। आगे मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा है शब्द और यहाँ पे लिखा है अर्थ। लिखा है प्रिज्म कोण जिसे हम ए से दिखाते हैं। ठीक है, लिखा है दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो आपसे पूछा था प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? तो याद रखें दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण कहते हैं। लिखा है अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? प्रिज्म की वे आयताकार सतह जिनसे प्रकाश गुजरता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। विचलन कोण आपसे बार बार पूछा जाता है, ये याद रखो कि इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या प्रिज्म बनाया। आप सतह देखो एक बार, आप फील करो। देखो एक जो है आयताकार कैसा है? नीचे में है। एक देखो मैं बना के दिखाता हूँ। एक नीचे हो गया, एक इस साइड हो गया, एक ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? देखो 2 हो गए ना। और एक जो है देखो, एक ये वाला हो रहा है कि नहीं? आयताकार का पहले बात कर रहा हूँ। 3 आयताकार हो गए, और त्रिभुजाकार कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। एक आगे वाला पोर्शन, ये आगे वाला पोर्शन, एक इसके पीछे, जस्ट पीछे वाला पोर्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है प्रिज्म का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म का मुख्य कार्य क्या है? वर्ण विक्षेप। ठीक है, लिखा है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में क्या होता है? बट जाता है। अवयवी रंग जिसे हम विभिन्न से याद रखते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, उसे आप याद रखो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे 7 रंगों कभी भी आपसे वर्ण विक्षेपण पूछेगा तो ऐसे परिभाषा लिखोगे, ऐसे आप एक इमेज बना दोगे, उसके अंदर ऐसे ऐसे करके 7 क्या करोगे?
ऐसे ऐसे करके लाइन डालोगे, ऐसे लाल बैंगनी नारंगी करके ऐसे क्या करोगे सीक्वेंस में आप लिख दोगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित प्रकीर्तित करता है, ठीक है, प्रकीर्णन करता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, मैं पहले आपको समझाता हूँ, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, लिखा है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद धूल के कण, गैस के अणु और जलवाष्प प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे चारों दिशाओं में फैला देते हैं। प्रकाश के इस तरह के फैलने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है रेले प्रकीर्णन है, रेले का प्रकीर्णन क्या था, लिखा है वैज्ञानिक लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसके किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ पर निर्भर करता है, ठीक है, पर निर्भर करता है। लिखा है जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य कम होगा तो प्रकीर्णन क्या होगी, अधिक होगी। अगर तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ पे लाल रंग के बारे में क्या लिखा, लिखा है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। नीला या बैगनी है ना, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बहुत कम होती है तो इसका क्या होगा, ये सबसे अधिक क्या होगी, फैलेगी या विचलित होगी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक प्रकीर्णित होगी, क्या होगी, तो बैगनी या नीला होगा, है ना। तो नीला ऑप्शन में दे रखा था, दी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा लिखा है यहाँ पे घटना, यहाँ पे कारण, ठीक है। आकाश का नीला रंग दिखना, है ना, किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। खतरे के संकेत का लाल रंग होना किसे, अच्छा सॉरी सॉरी यार, सॉरी एक मिनट, देखो प्रकाश का नीला रंग कारण मैंने लिखा है वायुमंडल के सूक्ष्म कण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। ठीक है, सूर्यास्त सूर्य के समय सूर्य का लाल दिखना आपके सॉरी प्रकीर्णन का मतलब प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कारण में लिखा है क्षैतिज के पास प्रकाश की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है जिससे नीला रंग रास्ते में ही बिखर जाता है और केवल लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन प्रकीर्णन सब कुछ क्या है, प्रकीर्णन का उदाहरण है, ठीक है। खतरे के में हम लाल का उपयोग क्यों करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा खतरे में आपको पता होगा रेल रेल सबके सिग्नल पे हम क्या करते हैं, रेड कलर डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है तो इसका विचलन क्या होता है, कम होता है। सॉरी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है तो विचलन क्या होता है, कम होता है। लिखा है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसीलिए यह धुआं या कोहरे में भी दूर से साफ दिखाई देता है, ठीक है। आंतरिक यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है, लिखा है आंतरिक यात्री में आंतरिक में वायुमंडल नहीं होता इसीलिए यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और आकाश क्या आता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। सब कुछ जो है इसमें दो जो है ना, ये क्या है, प्रकीर्णन के उदाहरण, किसके प्रकीर्णन के उदाहरण, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ना होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है। देखो ठीक है, प्रतिरोध को मुक्तः दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर या उसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम कहते हैं, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, लिखा है इसमें प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक फिर दो फिर तीन, साथ साथ जोड़ रहे हैं, जोड़ रहा। उद्देश्य क्यों जोड़ते हैं, लिखा है कुल प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। कुल प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन लिखा है, अब मैं आपको समझाऊं, देखो 2 ओम के दो प्रतिरोध है, 2 ओम के अगर एक 2 ओम 1 ओम का एक 2 ओम का है, अगर कुल प्रतिरोध पूछेगा तो क्या करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, अगर आर एस बोले तो R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने अलग अलग है ना प्रतिरोध लगे ना सबको क्या करना है, इकट्ठा जोड़ देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम क्या होता है, लिखा है इसमें कभी प्रतिरोधों के सभी प्रतिरोधकों को सिरों को एक साथ दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, ठीक है। देखो दो बिंदुओं के बीच, देखो यहाँ पे जोड़ा है एक, एक यहाँ पर जोड़ा है, एक ऐसे यहाँ जोड़ा, समांतर करके जोड़ा है ना, समांतर या इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व कहते हैं, ठीक है। सूत्र क्या होता है, अगर आरपी निकाल लोगे तो क्या होता है, 1/R1 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश, जितने होते हैं उतने जोड़ दो, ठीक है। ठीक है, इसका उद्देश्य जोड़ते क्यों, लिखा है कुल प्रतिरोध का मान कम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। लेकिन आपके सामने श्रेणी क्रम नहीं लिखा है, आपके सामने पार्श्व क्रम समांतर क्रम, तो पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम कहते हैं ना। तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो ए और बी तो होंगे ही। अगर ये दोनों नहीं है तो ए और बी ऑप्शन लिखा है तो ये तो होगा ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। घरों में हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में सॉरी समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में हम जोड़ते हैं प्रतिरोध को, ठीक है। अब हम आगे आपको बातें समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बड़ा के बराबर, प्रत्येक प्रतिरोध इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होते हैं, कम होते हैं, क्या होते हैं मेरे दोस्त, कम होते हैं, ठीक है, कम होते हैं, ठीक है। 20 द राइट आंसर। मैं एक बार समझा देता हूं, अगर मान लिया जाए एक यहाँ पे हमने 2 ओम, एक मैंने 2 ओम का ले लिया, एक मैंने 3 ओम का ले लिया, ठीक है, 3 ओम का ले लिया, ठीक है। अगर आपको पहले एक बात बताओ कि आप समांतर क्रम में जोड़ रहे हो, ठीक है, तो नेत निकालोगे तो क्या निकालोगे, 1/2, यही होता है ना। अगर आर पी निकालते हो तो क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R2 ही होता है ना। तो 1/2 प्लस 1/3 जब जोड़ोगे इसे क्या होगा, 3 दूना 6, 2 1 2, कितना होगा, 5/3, 3 दू 5, नीचे में क्या होगा, 6 हो जाएगा। जब भागा दोगे तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा ना, 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, है कि नहीं। तो अब देखो ये जो सबसे छोटा वाला 2 ओम का प्रतिरोध है उससे भी कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे भी कम आ रहा है ना। तो क्या कहोगे, प्रत्येक प्रतिरोध से कम आते हैं, ठीक है, अगर समांतर क्रम में जोड़ते हो तो, ठीक है। ठीक है, आगे हमने लिखा है
कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसमें से ऑप्शन दे रखा है तो वेबर होता है, क्या रखोगे यार, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का, लेकिन हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, ठीक है। बल का ऐसा मतलब न्यूटन, कार्य ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल, आवृत्ति का ऐसा मतलब हर्ट्ज, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब टेस्ला, ठीक है। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलाम, विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का या विभव का वोल्ट, प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, विद्युत शक्ति का वाट, विद्युत ऊर्जा का जूल, ठीक है। इसके साथ कैसे आए तो इसके लिए हमने सूत्र लिख दिया, ये सूत्र भी आप एक बार क्या करोगे मेरे दोस्त देख लोगे, मैंने दोबारा ये फिर से आपके सामने एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने किया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने लिखा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो अब याद रखेंगे ऑस्टेट ने की थी, किसने की थी, ऑस्टेट ने की थी, ठीक है। तो अब हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का परिभाषा देखते हैं, ठीक है। ठीक है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस घटना घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा परिभाषा, आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट है, बीबीए है, याद कर लेना, ठीक है। ऑस्टेट का प्रयोग क्या है देखते हैं। देखा इस प्रभाव की मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 में हंस क्रिश्चियन ऑस्टेट ने की थी, किसने की थी, ऑस्टेट ने की थी। उन्होंने देखा कि जब किसी धारावाही तार के पास एक चुंबकीय सुई रखी जाती है तो वो क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है, मतलब हिलने डोलने लगती है, ठीक है, विक्षेपित हो जाती है। तार में धारा की दिशा बदलने पर सुई के विक्षेप की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि विद्युत धारा अपने चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है या उत्पन्न करती है, ठीक है। आगे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक है। देखा चुंबकीय क्षेत्र की रेखा दिशा ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से दो नियम उपयोग किए जाते हैं। पहला नियम है दक्षिण दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम, ठीक है। लिखा है इसे मैक्सवेल का नियम भी कहते हैं। दक्षिण हस्त नियम को क्या कहते हैं, मैक्सवेल का नियम भी कहते हैं। क्या है ये मैं बताता हूँ। लिखा है यदि आप अपने दाहिने हाथ में धारावाही चालक तार को इस तरह पकड़ते हैं कि आपका अंगूठा क्या करता है, धारा की दिशा में हो, तो अगर धारा की दिशा में हो तो तो उसकी मुड़ी हुई उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। देखो हमने क्या किया, एक तार जो है हमने हाथ में पकड़ लिया, तो देखो अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा को दिखा रहा है, तो ये जो ऐसे करे घूम के दिखा रहा है ना, ये मेरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है मेरा, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। आपको ऐसे एग्जाम हॉल में मेरे दोस्त लिखने पड़ेंगे, आप याद रखना मेरी बातों को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा है लेकिन दूसरा नियम, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए दूसरा नियम क्या है, दिशा निकालने के लिए दूसरा नियम है मैक्सवेल का कॉर्क कॉर्क स्कूप नियम, ठीक है। यदि एक कॉर्क स्क्रू को इस प्रकार घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में आगे बढ़े तो क्रू घुमाने की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसे लिख दोगे, ठीक है। स्क्रू बनाने पड़ेंगे, ये धारा की दिशा दिखा रही है, और ये स्क्रू का जो होता है ऐसे ऐसे करके आप घुमाओगे ना, ऐसे ऐसे करके घुमाओगे ना पेचकस के साथ, है ना, तो ये वाली जो दिशा बताएगी आपको क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगी, ठीक है। चलो तो अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है, ठीक है। ऑप्शन पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। पहले होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्षय ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। ये प्रकृति में लगातार अपने आप क्या होते हैं, पुनर्जीवित करती रहती है, ठीक है। परिभाषा कैसे कहोगे नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का, ऐसी ऊर्जा स्रोत जिन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है और भविष्य में समाप्त नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें हैं वो एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। इसके फायदे क्या है, ये पर्यावरण को अनुकूल होते हैं और प्रदूषण बहुत कम मात्रा या बिल्कुल नहीं फैलाते, ठीक है। और नवीकरणीय क्या होते हैं, जिसे हम समाप्त ऊर्जा कहते हैं, है ना। परिभाषा कहोगे ऐसे स्रोत जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो जाते हैं और इन्हें दोबारा बनाने में लाखों साल लग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड नाभिकीय ऊर्जा में हमने क्या लिखा है, यूरेनियम जैसे तत्वों का भंडारण सीमित है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा में क्या लगता है, यूरेनियम लगता है, जो क्या है, भंडारण बहुत सीमित है, ठीक है। जब एक बार ये खत्म हो जाएगी, पुनः इसे प्राप्त करने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए कि ये किस में आ जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आ जाएगा। इसके नुकसान क्या है, इनके जलने पे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैस निकलती है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार पॉइंट पॉइंट करके लिखा है सौर ऊर्जा से स्वतंत्र क्या सब होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से उत्पन्न कौन कौन से होते हैं, पवन ऊर्जा, सौर सेल, जल विद्युत और जैव ऊर्जा, ठीक है। और सौर ऊर्जा से स्वतंत्र कौन होते हैं, जो सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहते, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। ये तीन आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी आधार पे आप मेरा क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा से, जैव मात्रा और इनमें से कोई नहीं। पहले पढ़ो उसके बाद आप इसका आंसर करना, ठीक है। लिखा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है, ये वे स्रोत है जिनका उपयोग मनुष्य बहुत लंबी समय से करता आ रहा है, जिसका प्रचलन समाज में बहुत अधिक है, ठीक है। जैव मात्रा याद रखेंगे, पहले जैव मात्रा, लकड़ी, प्ले जिसको हम गोईठा बोलते हैं ना घर में, गोईठा और कृषि अवशेषों का उपयोग
उपयोग खाना पकाने में गर्मी के सर्दियों में किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैव मात्रा को क्या कहते हैं, परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो बी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है जीवाश्म ईंधन होता है, कोयला और पेट्रोलियम भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जल विद्युत क्या होता है, नदियों पर बांध बनाकर बिजली बनाना भी एक पुरानी और अस्थायी तकनीक है कि नहीं। तो ये जो है जैव मात्रा, जीवाश्म ईंधन और जल विद्युत, ये क्या है, परंपरागत स्रोत है। ठीक है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, ये वे स्रोत हुए जिनका उपयोग आधुनिक तकनीक के आने के बाद हाल के वर्षों में शुरू हुआ है। इसे क्या कहते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें है नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, ये तीन आप याद रखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला लिखा है, सॉरी ब्रिक होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्रिक हो जाएगा। क्या होगा, ब्रिक। ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन कहते हैं। पहले इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको समझाता हूँ। ठीक है, लिखा है ब्रिक कानून, या है ना, या उसी को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि। लिखा है ब्रिक कानून, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। यह ब्रिक ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक ब्रिक के लगभग 10 से 12 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, जो रक्त को छानने में का कार्य करते हैं। ठीक है, रक्त को छानने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगर लिखा है ब्रिकाणु या नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है, ब्रिकाणु के मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बोमेन संपुट होता है, एक ग्लोमेरुलस होता है, एक कुंडलित नलिका, ये तीन होता है। ठीक है, याद रखें बोमेन संपुट क्या होता है, देखो ये नेफ्रॉन के अग्रभाग में स्थित एक प्याले जैसी रचना है, जो ये है, ये वाली है ना, ये वाली। ठीक है, अगले लिखा है ग्लोमेरुलस क्या होता है, बोमेन संपुट के अंदर स्थित रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जहां रक्त छन्ने की प्रक्रिया होती है, जो इसके अंदर जो है ये वाला। ठीक है, देखो अगला क्या है, ब्रिकान सॉरी, यहाँ है कुंडलित नलिकाएं क्या होती है। देखो बोमेन संपुट के पीछे का भाग एक लंबी नलिका होती है, जो अंत से संग्राहक वाहिनी से जुड़ता है। ये पॉइंट मेरे दोस्त ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, ब्रिकाणु या ब्रिकाणु या नेफ्रॉन का क्रियाविधि क्या होता है, नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला क्या है, निस्यंदन। क्या होता है, जब रक्त ग्लोमेरुलस में पहुंचता है तो उच्च दाब के कारण जल, ग्लूकोज, लवण और यूरिया छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, निस्यंद कहते हैं। ठीक है, अगला है पुनः अवशोषण। लिखा है जब यह निस्यंद नालिका से गुजरता है तो शरीर के लिए क्या उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल की आवश्यकता मात्रा को क्या करता है, रक्त की कोशिकाओं द्वारा दोबारा सोख लिया जाता है। ठीक है, अगला है मूत्र का बनना। लिखा है अंत में बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, अतिरिक्त लवण और पानी मूत्र का रूप ले लेते हैं, जो संग्राहक वाहिका के जरिए मूत्राशय में भेज दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या करोगे, अब जब सचित्र वर्णन कहेगा तो आप ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट लिख दोगे, उसके नीचे एक चित्र बना दोगे और नामांकन जो भी है वो नामांकन आप कर दोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, जर होगा, यहाँ पे क्या होगा, जर जर द्वारा, बीज द्वारा, फल द्वारा और तना द्वारा। ठीक है, तो देखो जड़ द्वारा किसमें होता है, जड़ द्वारा जो है प्रवर्धन होता है किसमें, शकरकंद और डहेलिया में। ठीक है, और बीज द्वारा होता है गेहूं, चावल, आम में। ठीक है, और फल द्वारा इसमें कोई खास है नहीं, तो एक बार पढ़ लेना। तना द्वारा किसमें होता है, आलू, आलू आलू, शकरकंद और हल्दी जैसे पौधे में तने के माध्यम से क्या होता है, प्रवर्धन होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगला मेरा है मछली में श्वसन अंग कौन सा है, तो याद रखेंगे गिल्स होता है। ठीक है, मछली, झींगा और टेडपोल इसमें होता है गिल्स या गलफरे से सांस लेता है ये। मनुष्य, पक्षी या सरीसृप किससे लेता है, फेफड़े से लेता है। कीट जैसे टिड्डा, कॉकरोच, ये ट्रेकिया या श्वास नली से लेता है। ठीक है, केचुआ नम त्वचा से लेता है। ठीक है, मेढक क्या करता है, फेफड़े, त्वचा और मुख मुख गुहा। ठीक है, अवस्था के अनुसार जो जैसा कंडीशन रहता है उस हिसाब से वो क्या करता है, सांस ले लेता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो देखो एक बार वाष्पोत्सर्जन कहते किसे, लिखा है पौधों के जीवित वायवीय भाग मुख्यतः पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अगला इसमें लिखा है परासरण क्या होता है। लिखा है यह एक प्रक्रिया है जिसमें विलायक 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 मतलब जिसमें कोई चीज घुलता है, तो जल के अणु कम सांद्रता वाले घोल के से उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर एक एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से गति करते हैं।
ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम परासरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, पौधे की जड़ों जमीन से इसी प्रक्रिया द्वारा क्या कहते हैं पानी सोखती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा पौधे की जड़ी जमीन से किस प्रक्रिया द्वारा पानी सोखती है, तो परासरण के द्वारा। ठीक है, उत्सर्जन क्या उत्सर्जन होता है जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, पौधे में उत्सर्जन क्या सब होता है, पौधे में गौन, रेजिन और टेनिन जो है अपना अपशिष्ट बाहर निकालते हैं, पेड़ पौधे ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं अपने टेनिन, रेनिन, गोंद, ये सब क्या करते हैं पेड़ पौधे उत्सर्जन के रूप में ये सब निकालते हैं अपने शरीर से। ठीक है, विसरण क्या होता है, पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण तो ऐसे याद करो कि मिलना, एक दूसरे का मिलना। ठीक है, आपको पता हो पौधों में गैसों का आदान प्रदान मतलब ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। ठीक है, सॉरी, आदान प्रदान मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ऑक्सीजन का छोड़ना, क्या है, यह विसरण द्वारा ही होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा कर्मानुकुंचन गति पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कोलन, ग्रास नली, अग्नाशय और छोटी आंत। तो याद रखेंगे ग्रास नली में पाया जाता है। ठीक है, फूड पाइप में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, फूड पाइप में, आपको पता होगा ऐसे ऐसे करके रहता है ना फूड पाइप में, इसमें क्या पाया जाता है, कर्मानुकुंचन गति पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, ऑप्शन आपके सामने लिखा है, पहले पढ़ो उसके बाद आप जवाब दे देना इसका। ठीक है, लिखा अगला है इसमें, इसमें है क्या ऑप्शन देखो, यूरोक्रोम क्या होता है, यह हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है और इसी के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। किसके कारण, इसी के कारण पेशाब का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग क्या होता है, पीला होता है, बी इज द राइट आंसर। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, यह पौधे में पाए जाने वाला सफेद या रंगीन भाग है, हाँ, जो भोजन जमा करता है, क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन जमा करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यह पौधे में हरे रंग का होता है, जो भोजन प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के रूप में भोजन करते हैं ना, बनाने में काम आता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, यह फूलों और फलों को लाल, पीला या नारंगी रंग देता है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने बता दिया इससे रिलेटेड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखा है देखो, खून लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला मेरा है, पित्त रस कहाँ से आता है, तो याद रखेंगे यकृत द्वारा निकलता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है, यकृत द्वारा। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या है वो हमने लिखा है। ठीक है, लार एंजाइम, ये लार एंजाइम को हम क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं, ये लार ग्रंथि मतलब मुख से निकलता है। ठीक है, पेप्सिन कहाँ से निकलता है, अमाशय से, अमाशय मतलब जठर रस से निकलता है। ठीक है, ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, लाइपेज अग्नाशय से निकलता है, और इमाइलेज अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, देखो इसके काम हमने लिख दिए हैं। ठीक है, लार क्या कहता है, ला ये जो है टाइलिन क्या करता है, जटिल कार्बनिक सॉरी कार्बोहाइड्रेट जिसे हम स्टार्च रहता है को सरल शर्करा मतलब सरकार को क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं, में बदल बदल देता है। ठीक है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और इमाइलेज क्या करता है, शेष बचे कार्बनिक को क्या करता है, लास्ट में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, लास्ट में पाचन कर देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है पित्त रस का निर्माण और भंडारण। अभी हमने बताया पित्त रस कहाँ से निकलते हैं और भंडारण कहाँ होता है, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, पित्त रस के मुख्य कार्य क्या है? लिखा है पित्त रस भोजन को पाचन में दो प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती, क्या है, वसा का वसा का स्पाइसीकरण। स्पाइसीकरण क्या होता है, भोजन में मौजूद वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी में तोड़ना, ताकि एंजाइम उन पर आसानी से क्या कर सके, कार्य कर सके। पहला काम ये है, भोजन को क्षारीय बनाना। ठीक है, अमाशय में से आने वाले भोजन अम्लीय होता है। ठीक है, पित्त पित्त रस उसे क्या करता है, क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय उसे एंजाइम उस पर क्या करे, अग्नाशय ताकि अग्नाशय के एंजाइम उस पर क्या कर सके, कार्य कर सके। ठीक है, तो पित्त का मुख्य दो कार्य समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कौन सा गैस श्वसन की क्रिया के द्वारा मुक्त होता है, तो याद रखेंगे कौन सा गैस मुक्त होता है, CO2 गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस, एक बार आप रिएक्शन देखो, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, 6CO2 6H2O और एनर्जी देती है साथ साथ ATP के फॉर्म में। ठीक है, देखो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान हम लिखा है, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। पता है आपको ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, देखो श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा ATP के रूप में होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ठीक है, CO2 सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी, तो क्या हो जाए, इनमें से सभी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जल भी निकलता है, ऊर्जा भी निकलता है। ठीक है, लेकिन अब याद रखेंगे, अगर ऑक्सीजन में सॉरी ग्लूकोज जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करती है तो 36 से 38 ATP ऊर्जा देती है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, लिखा है, जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोशिकीय श्वसन कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म क्या क्या होता है, तो आप याद रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, देखो अब हमने लिखा है श्वसन किसे कहते हैं, लिखा है
वह जैव प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण करके क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अभी पीछे रिएक्शन रिएक्शन में आपने देखा था। सरल परिभाषा आप ऐसे कह सकते हो, भोजन को तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा निकलता है। अवायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अभिक्रिया मतलब श्वसन होता है उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें 2 एटीपी ऊर्जा निकलता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, पर उतनी बातें अभी आपको नहीं जानना है, एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं जितना बता रहा हूँ प्लीज आप उतना ही करो। ठीक है, वही आपके लिए सही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो आपको पता है, अभी हमने बताया हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। अगला बढ़ते हैं, दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है, डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, केनायन। ठीक है, पहले पढ़ लो सारा कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसका आंसर आप खुद दे दोगे। ठीक है, कमेंट कर देना, फिर आप हमें आंसर। दांत क्या है मैं बताता हूँ। देखा, दांत मुख में पाए जाने वाले कठोर अंग होता है जिसका मुख्य कार्य है भोजन को क्या करना, काटना, चबाना और पीसना। इसके अलावा दांत बोलने और चेहरे की बनावट को भी सहायता देते हैं। ठीक है, मनुष्य के दांत के प्रकार, मनुष्य के चार चार प्रकार के दांत होते हैं, कृदंत, रदनक या उसी को हम क्या कहते हैं, केनाइन। एक होता है अग्रदांत जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर। एक होता है दाढ़ जिसे हम क्या कहते हैं, मोलर। ठीक है, भोजन को ये कार्य क्या करता है, भोजन को काटना। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, चार, सॉरी 8 होती है। चार ऊपर वाले जबड़े में, चार नीचे वाले जबड़े में। आकृति कितनी, आकृति आपसे नहीं पूछा, रहने दो इसे। ठीक है, उदाहरण में सामने के जो दांत होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। देख सकते हो आप। ठीक है, रत्नक या केनाइन किसे कहते हैं, भोजन को फाड़ता है। ये क्या करता है, भोजन को फाड़ता है। इसकी संख्या कितनी होती है, चार होती है, दो ऊपर और दो नीचे। ठीक है, आकृति नुकीली होती है, उदाहरण है नुकीले दांत। ठीक है, ये सब कोई खास जरूरत है नहीं, अब देख सकते हो एक बार, लेकिन फिर भी। ठीक है, देखो इसका कार्य क्या है, भोजन को चबाना। ठीक है, अग्र दाढ़ क्या करता है, भोजन को चबाता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, आठ, चार ऊपर और चार नीचे। ठीक है, आकृति चौड़ी सतह वाली होती है। और ठीक है, विशेष में लिखा है दूध के दांत में नहीं पाए जाते हैं। दूध के दांत मतलब बच्चे के जो दांत होते हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं अग्र दांत, मतलब अगर दाढ़ नहीं पाए जाते। ठीक है, और दाढ़ क्या होता है, भोजन को क्या करता है, पीसना। भोजन को क्या करता है, पीसता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, ठीक, इसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इसमें चार अक्ल दाढ़ शामिल है। ठीक है, इसमें क्या है, चार अक्ल दाढ़, ये वाला भी क्या है, चार इसमें शामिल है। ठीक है, और देखो विशेष विशेष में लिखा है हमने, अक्ल दाढ़ सबसे पीछे होता है, कोई खास चीज है नहीं, अब रहने दो। ठीक है, जितना हमने बताया दांत के चार प्रकार उतना याद रखना। ठीक है, लेकिन इसके आंसर आपको नहीं मिले होंगे, अगले स्लाइड में आपके इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे लिखा है दांत की संरचना क्या होती है। लिखा है दांत के मुख्य चार भाग होते हैं। ठीक है, दांत क्या है, इनामेल, डेंटाइन, मज्जागुहा जिसे क्या कहते हैं, पल्स केविटी, और लास्ट होता है सीमेंटस। ठीक है, लिखा है इनामेल कहते हैं दांत की सबसे बाहरी परत है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनामेल क्वेश्चन का। ठीक है, दांत को पीसने और टूटने से बचाता है ये। ठीक है, डेंटाइन क्या करता है, इनामेल के नीचे पाया जाता है। इनामेल के नीचे क्या रहता है, डेंटाइन रहता है, पीले रंग का होता है। दांत को क्या करता है, मजबूती देता है। ठीक है, मज्जागुहा या पल्स केविटी क्या होता है, दांत का भीतरी भाग है। ठीक है, इसमें नसें और रक्त वाहिनी होती है। दांत में दर्द का कारण यही भाग है। दांत में जो दर्द होता है, तो किस में दर्द होता है, मज्जा गुहा में जो इफेक्टेड होते हैं उसी कारण दांत में क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, सीमेंटस क्या होता है, दांत की जड़ को ढकता है। ठीक है, दांत को जबड़े में मजबूती से जोड़ता है। ठीक है, देखो ये याद रखना आप, दांत के सूत्र जो होते हैं क्या होते हैं, दूध के दांत मतलब बच्चा का जो दांत होता है उसका सूत्र होता है 2102/2102 इंटू मतलब इंटू टू। यही आप याद रखेंगे। ठीक है, यही सूत्र होता है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे तो 20, दूध के दांत कितने होते हैं, 20, और मतलब वयस्क जो होते हैं, अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। इसके लिए सूत्र याद रखेंगे 2123/2123। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है गोबर छत्ता है, क्या है, एक मृतजीवी, एक परजीवी, एक स्वपोषी, तो याद रखेंगे मृतजीवी है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे एक मिनट, पिछले जो है ना, दूध यहाँ पे लिखा है दूध के दांत और अस्थाई दांत में अंतर हमने यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है, इसमें दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 20, अस्थाई में कितनी होती है, 32। निकलने का समय क्या था, 6 माह से 2.5 वर्ष तक। इसमें क्या है, 6 वर्ष से 25 वर्ष तक। गिरते हैं या नहीं, ये दूध के दांत गिरते हैं और अस्थाई दांत नहीं गिरते। ठीक है, अग्र दांत क्या होता है, नहीं होते, इसमें होते हैं। आकार क्या, छोटे होते हैं, इसमें आकार क्या होता है, बड़े होते हैं। रंग क्या होता है, अधिक सफेद होता है, ये क्या होता है, हल्का होता है। मैंने अंतर लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली स्लाइड वाला मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए थे जो हम इस स्लाइड पे लिख दिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है गोबर छत्ता, जो क्वेश्चन अभी हमने करवाया, वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है पोषण का प्रकार, जीव के उदाहरण, विवरण। ठीक है, मृत जीवी क्या उदाहरण में आप याद रखेंगे, गोबर छत्ता और पेनिसिलिन। परजीवी के उदाहरण में याद रखेंगे रेस और टेपवर्म। और स्वपोषी के उदाहरण में याद रखेंगे पादप और शैवाल। और शैवाल जो होता है, क्या होता है शैवाल, पोषण के प्रकार होते हैं शैवाल। शैवाल क्या करता है, ये जो है स्पाइरोगैरा, शैवाल के कैटेगरी में आते हैं ना, स्पाइरोगैरा क्लोरेला। ठीक है, देखो यहाँ हमने लिखा है विवरण में क्या लिखा, मृत जीवी क्या करता है, मृत एवं सरीगले से क्या पदार्थ से क्या करता है, भोजन लेते हैं, भोजन मतलब भोजन लेते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। परजीवी क्या होता है, जीवित
मेजबान पर निर्भर रहता है। ठीक है, स्वपोषी क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, शैवाल क्या कहते हैं, जल में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा लिखा है, कवक में कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ठीक है, अभी आपने पीछे पढ़ा, उससे आंसर दे सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आंसर दे सकते हो, मृतजीवी। कौन सा होगा, मृतजीवी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है पोषण जो है ना, पोषण के प्रकार हमने लिखा है स्वपोषण। ठीक है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक है, प्रक्रिया लिखा है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड इनसे जल की सहायता के साथ हम क्या करते हैं, भोजन ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं, बना लेते हैं। परपोषी क्या होता है, वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, इसे तीन प्रमुख रहता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, पोषण कहते हैं। इसमें तीन प्रमुख प्रकार के हैं, है ना, इसके इसके तीन प्रमुख प्रकार, पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। ठीक है, मृतजीवी क्या होता है, इसमें जीव मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे पे क्या करते हैं, अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। उदाहरण कवक, बैक्टीरिया, कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता। ठीक है, याद रखेंगे। परजीवी क्या होता है, इसमें जीव दूसरे जीव के शरीर में रहकर अपने आप भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, उस जीव को नुकसान पहुंचता है, जिससे उस जीव को नुकसान, जैसे अमरबेल, ठीक है, गोलकृमि और जू। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। प्राणी संपोषण क्या होता है, इसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा पोषण करते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, अमीबा, मेढक। ये बात आप याद रखेंगे मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार पूछे जा सकते हैं 2026 के पेपर में, इसीलिए आप प्लीज इसे याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसमें से आंसर कर देना, लेकिन मैं हार्मोन, प्रमुख कार्य और अवस्था, अवस्था आपको नहीं पढ़ना, आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको देख लेना। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, शीर्ष वृद्धक और कोशिका दृढ़न करता है। जिबरेलिन क्या करता है, तने की वृद्धि और बीज अंकुरन करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, पत्तियों का मुरझाने के लिए जिम्मेदार कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। और एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाता है। तो पूछ रहा है फलों फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, हार्मोन जो मनुष्य में बनते हैं ना हार्मोन, उसके से रिलेटेड मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। देखो लिखा है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है, लिखा है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जो गले में स्थित होता है। ठीक है, कार्य क्या करता है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, नियंत्रित करता है। विशेष क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। इसे बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो घेंघा रोग को दूर करने के लिए क्या जरूरत है, आयोडीन। तो ऐसे भी कह सकते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या कहोगे, घेंघा रोग। ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, अग्नाशय से निकलता है। यह रक्त में चीनी की स्तर को क्या करता है, बढ़ा देता है, सॉरी नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, एड्रीनल एड्रीनल हार्मोन क्या होता है, एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, कार्य क्या करता है, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। यह डर, गुस्सा या तनाव के समय हृदय की धड़कन और श्वसन दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। वृद्धि हार्मोन क्या होता है, वृद्धि हार्मोन क्या है, ये बताते हैं आपको। ये ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, इसे ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। कार्य क्या कहता है, ये शरीर की लंबाई और विकास को नियंत्रित करता है। विशेष क्या है, इसकी अधिकता से मनुष्य बहुत लंबा और कमी से बौना रह जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, किसकी कमी से लंबा या बौना हो जाता है, वृद्धि हार्मोन या पीयूष ग्रंथि से जो निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जनन हार्मोन क्या सब होता है। देखो, ये हार्मोन किशोरों के शारीरिक बदलाव के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन या नर नर मतलब पुरुष हार्मोन है, जो वृषण से निकलता है, जो किससे निकलता है, वृषण से निकलता है। ठीक है, टेस्टिस से निकलता है। ठीक, याद रखेंगे। एस्ट्रोजन या प्रो प्रोजेस्टेरोन है ना, ये मादा मतलब महिला का हार्मोन है। ठीक है, जो अंडाशय से निकलता है, कहां से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, तो अभी आपने पढ़ा अंडाशय द्वारा होता है ना, कहां से निकलता है, स्रावित कहां से होता है, अंडाशय से होता है। अगला है, पादप पे जाइलम उत्तरदायी है क्या, जल जल संवहन के लिए, मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, जाइलम फ्लोएम में अंतर मैंने पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं आज नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, किशोरों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या, अभी आपने पढ़ा था, टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल में होता है, और एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल में होता है। तो डी इज द राइट, ए और सी है ना, डी इज द राइट आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखो, पहले आंसर कहने से पहले पहला कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद आंसर आप खुद कह दोगे। ठीक है, देखो लिखा है, मेनार्चे, जिसको हम मेनार्चे को ही क्या कहते हैं, रजो दर्शन दर्शन कहते हैं। परिभाषा क्या होगा, जब किसी लड़की के जीवन में पहली बार मासिक धर्म शुरू होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मेनार्च या रजो दर्शन कहते हैं। ठीक है, समय क्या होता है, यह आमतौर पर यौवना अवस्था के दौरान, मतलब 10 से 15 साल में, पीरियड जिसे बोलते हैं ना, पीरियड के नाम से जानते होंगे, महीना या पीरियड के नाम से जानते हो आप, है ना, 10 से 15 साल की आयु के बीच होता है महिलाओं को। ठीक है, महत्व का है, यह इस बात का संकेत है कि शरीर की प्रजनन क्षमता विकसित हो रही है। ठीक है, प्रजनन क्षमता क्या हो रही है, विकसित हो रही है। ठीक है, अगला मेरा
टर्म है मोनोपॉज। मोनोपॉज को हम क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति, है ना। परिभाषा क्या है? जब महिला की उम्र बढ़ने पर मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाती है ना। पीरियड क्या होता है? स्थायी रूप से क्या होता है? बंद हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? मोनोपॉज कहते हैं, ठीक है। समय क्या होता है? 45 से 55 वर्ष की आयु, है ना। इसमें क्या होता है? महीना आना बंद हो जाता है, पीरियड आना क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है। महत्व क्या है? इसके बाद महिलाएं प्राकृतिक रूप से क्या होता है? गर्भ धारण नहीं कर सकती, ठीक है। मासिक चक्र क्या होता है? परिभाषा में हमने लिखा है, यह एक नियमित प्रकृति प्रक्रिया है जो महिलाओं के गर्भाशय और अंडाशय से क्या अंडाशय में होता है, ठीक है। अवधि क्या होती है? यह चक्र औसतन 28 दिन का होता है, ठीक है। हालांकि 21 से 35 दिन के बीच भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। 21 से 35 दिन के बीच में कभी भी ये पीरियड आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, लेकिन अगर औसतन डे पूछेगा तो आप कितने दिन कहोगे? 28 दिन कहोगे, ठीक है। प्रक्रिया क्या है? इसमें हर महीने अंडाशय से एक अंडा निकलता है। यदि गर्भ धारण नहीं हो पाता, अगर मतलब आप मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाए, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पाई, तो क्या होते हैं? वो गर्भाशय की तरफ परत गर्भाशय की परत क्या होती है? टूटकर रक्त के रूप में क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? पीरियड के नाम से जानते हो, जिसे आप पीरियड के नाम से जानते हो या महीना के नाम से जानते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है अलैंगिक जनन के विधि के है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी, ठीक है। आप पढ़ लो पहले, उसके बाद आप आंसर खुद कर लोगे, ठीक है। जनन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यह प्रजनन की निरंतर बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। यह क्या है? यह प्रजाति को नियंत्रण बनाने के लिए क्या है? जरूरी है। मुख्य रूप से जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, ठीक है। इस प्रक्रिया में केवल एक ही जनक शामिल होते हैं, या मेल या फीमेल, है ना। इसमें नर और मादा युग्म को की आवश्यकता क्या होती? नहीं होती। विशेषता क्या है? पैदा होने वाली संतान आनुवांशिक रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। प्रमुख विधि, प्रमुख कौन कौन जनन की अलैंगिक जनन की विधि कौन कौन सी होती है? एक है द्विखंडन, एक है मुकुलन, एक है बीजाणु जनन, एक है पुनरुत्भवन, एक है कायिक प्रवर्धन, ठीक है। देखा, जैसे अमीबा में एक कोशिकीय दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक कोशिका दो भागों में बढ़ जाता है जनन के लिए। एक से क्या होता है? एक आपको पता है, एक एक रहता है, वो आगे चल के क्या बन जाता है? दो दो में क्या करता है? वो डिवाइड हो जाता है, खुद को क्या करता है? दो में डिवाइड कर लेता है अमीबा, ठीक है। इस तरीके से जनन करता है। मुकुलन क्या होता है? जैसे हाइड्रा या ईस्ट में शरीर का एक छोटा उभार निकल जाता है ना। हाइड्रा और ईस्ट में किस प्रक्रिया द्वारा जनन होती है? मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है। उन बातों को समझ रहे हो आप? ठीक है। अब हम आपको अगली बातें समझाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अगली बातें दिखाते हैं। बीजाणु जनन क्या होता है? जैसे फफूंद में बीजाणु जनन होता है, ठीक है। पुनरुद्भवन क्या होता है? जैसे प्लेनेरिया में शरीर का कोई कटा हिस्सा नया जीव बना लेता है, मतलब कटने के बाद भी क्या होता है? नया जीव बन जाता है, ठीक है। पुनरुद्भवन उसी को ही हम कहते हैं, ठीक है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? पौधे के जड़ों, तने या पत्तियों में नया पौधा उगना, जैसे आलू या अरहुल में होता है, ठीक है। पेड़ काट देते हो अरहुल का, उसके बाद वही डाल को कहीं पे लगा देते तो लग जाते हैं ना। वही डाल कहीं पे लगा दो तो लग जाते हैं ना। नहीं लगते, लग जाते हैं, है कि नहीं? तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्तन कहते हैं। तो आपसे पूछा पूछा अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तो इसमें से बीजाणु जनन है या मुकुलन है या द्विखंडन है या सभी है? तो आप देख के बता सकते हो, इजीली बता सकते हो, सभी आ जाएंगे आंसर आंसर आपका, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, सॉरी, लैंगिक जनन हम बता दिए। जनन की एक प्रक्रिया, दूसरी होती है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसमें क्या होता है? दोनों जनक जो दोनों जन को मतलब नर और मादा की आवश्यकता होती है। इसमें नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं? अंडाणु का मिलना क्या है? जरूरी है ना। विशेषता क्या है? इसमें डीएनए का मेल होता है, जिससे संतान में विविधता आती है ना। संतान अपने माता पिता के समान तो होती है, पर उनकी फोटो कॉपी नहीं होती, मतलब सेम माता पिता के समान, मतलब उनके माता पिता वाले गुण तो आ सकते हैं, लेकिन डिटो टू डिटो माता पिता की तरह ही मुंह चेहरा नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। प्रक्रिया मतलब ये जो होता है लैंगिक जनन में कैसे कैसे प्रक्रिया होता है वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। युग्मक जनक क्या होता है? नर और मादा अंगों में युग्मकों का बनना, ठीक है। क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है, ठीक है। निषेचन किसे कहते हैं वो देखो। नर और मादा युग्मकों के जुड़ने से क्या होता है? युग्मनज, या जिसे हम जाइकोट कहते हैं, का बनना, है ना। और भ्रूण का विकास क्या होता है? युग्मनज से धीरे धीरे नए जीव का विकास क्या कहलाता है? ठीक है, नए नए जीव, सॉरी, युग्मनज से धीरे धीरे नए जीव का विकसित होना, है ना। भ्रूण जो होता है ना, भ्रूण पहले क्या होता है ना, आपको युग्मनज बनते हैं, है ना। युग्मनज से क्या होगा? निषेचन, निषेचन के बाद क्या होगा? भ्रूण, भ्रूण धीरे धीरे क्या होगा? बच्चा का फॉर्म ले लेता, धीरे धीरे आपके चेहरे, नाक, कान, गला ये सब बनने लगते हैं, धीरे धीरे आप एक इंसान का रूप ले लेते हो माँ के गर्भ में, है ना। उदाहरण में लिखा है हमने मनुष्य, पशु और फूल वाले पौधे, है ना, इत्यादि, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्राग कोश में क्या पाया जाता है? आपको पता होगा, प्राक्कन पाए जाते हैं, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, मैं पहले भी आपको बता चुका है ये सब क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो आपको याद होगा एक्स एक्स मिलते हैं। कौन सा मिलते हैं? एक्स एक्स मिलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है स्त्री में कौन सा मिलते हैं? एक्स एक्स मिलते हैं, और पुरुष में क्या सा मिलता है? एक्स और वाई मिलते हैं, ठीक है। लिखा है मनुष्य में लिंग निर्धारण का गुणसूत्र, है ना, गुणसूत्रों द्वारा होता है, गुणसूत्रों द्वारा होता है। मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, मतलब 46, 23 जोड़े कहो या 46 गुणसूत्र कहो, ठीक है।
22वें जोड़े को हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं ना, जो जो शरीर के अन्य लक्षणों को क्या करते हैं? निर्धारित करता है। 23वां जोड़ा जिसे हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यही निर्धारित करता है कि होने वाले संतान लड़का होगा या क्या होगा? लड़की होगा, ठीक है? 23वां जोड़ा क्या करता है? आपको ये सुनिश्चित करता है कि गर्भ से, माँ के गर्भ से लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है? लिंग का निर्धारण कैसे करें? लिंग का निर्धारण कैसे करें? देखो, माता को हमेशा क्या होता है? एक्स गुणसूत्र होता है ना, और पिता में क्या होता है? लिखा है पुता, ये या तो एक्स गुणसूत्र मिल मिल सकता है या वाई मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है गुणसूत्र क्या होता है? पिता में एक्स वाई होता है, माता में एक्स एक्स होता है, ठीक है? देखो, अगर शुक्राणु से एक्स आता है, शुक्राणु से एक्स आता है ना, तो देखो शुक्राणु से एक्स आएगा तो संतान लड़की होगी, है ना? क्योंकि माता के पास एक्स है ही, और एक जो है क्या है, अगर शुक्राणु मेल वाला एक्स आ गया तो क्या होगा? लड़की हो जाएगी। अगर शुक्राणु मतलब मेल से वाई आ जाता है, महिला के पास तो एक्स होता ही है, तो एक्स वाई मिलकर क्या बना देंगे? लड़का बना देंगे। हमें इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो याद रखेंगे फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? ठीक है? ऑप्शन देखा है, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक, ठीक है? पहले सब कुछ समझते हैं, उसके बाद आप इसका आंसर इजिली कर पाओगे, ठीक है? पहले मैं आपको इसकी ये बातें पहले मैं आपको क्या करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है? देखो लिखा है, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न चरणों में होता है। इन चरणों को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है? पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है? विभिन्न पोषी स्तरों की व्याख्या लिखा, प्रथम पोषी स्तर जिसको हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उत्पादक कहते हैं। द्वितीय पोषक स्तर को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तृतीय पोषक स्तर को क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं ना, ठीक है? चौथी पोषक स्तर को क्या कहते हैं? शीर्ष मांसाहारी कहते हैं, ठीक है? देखो लिखा है, प्रथम पोषक स्तर, इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण क्या है? घास, पेड़ पौधे, ठीक है? द्वितीय पोषक स्तर में क्या आते हैं? शाकाहारी आते हैं जो साग सब्जी खाते हैं। ये जीव वो होते हैं जो सीधे पेड़ पौधे मतलब उत्पादकों, पेड़ पौधे मतलब उत्पादक जो यही उत्पादन करते हैं ना पहले, को खाते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल है हिरन, खरगोश, टिड्डा, ठीक है? तृतीय पोषक स्तर जिसे हम मांसाहारी कहते हैं, ये जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है? उदाहरण के लिए शेर, बाघ, मेढक, जो टिड्डे को क्या, मेढक क्या करता है? टिड्डे को खाता है, ठीक है? आगे देखें, चौथी पोषक स्तर क्या होता है? जिसे शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। ये वे बड़े मांसाहारी हैं जो दूसरे मांसाहारी को खाते हैं, है ना? इसे तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है? उदाहरण के लिए बाज, सांप, सांप को खाने वाला बाज, सांप को खाने वाला, देखो बाज, बाज और सांप, ये छोड़ दो, ये मिसप्रिंट टाइप हो गया है, ठीक है? उम्मीद कर हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? तीसरी पोषी स्तर, तीसरी पोषी स्तर क्या हो जाता है? मांसाहारी हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला लेकिन खाद्य श्रृंखला अभी आपने पढ़ा था, खाद्य श्रृंखला किसी का, तो वो देखो लिखा है, पर्यावरण में विज्ञान की एक बहुत सरल और महत्वपूर्ण अवधारणा है। सरल शब्दों में हम क्या कहते हैं? जीवों की वह श्रृंखला, परिभाषा हम इसकी देखते हैं, इसमें कहोगे जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, उसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है? खाद्य श्रृंखला के घटक, तीन घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ये जो उत्पादन करेंगे फिर कोई उपभोक्ता खाएगा। जो जीव पेड़ पौधे या अन्य जीव खाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हिरन, शेर, ये सब खाते हैं ना। और अपघटक क्या होता है? जो मृत जीवों को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देता है ना, जैसे बैक्टीरिया और कवक। ये बात आप याद रखेंगे। उदाहरण हमने लिखा है कुछ, मैदान या घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला क्या होती है? घास क्या हो? उत्पादक। घास को कौन खाएगा? टिड्डा, तो यह क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, है ना? और टिड्डा कौन खाएगा? मेढक, ये क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को कौन खाएगा? सांप, ये क्या होगा? तृतीय उपभोक्ता, है ना? जंगल में क्या होता है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे कौन खाता है? हिरन, हिरन को कौन खाता है? शेर, है कि नहीं? शैवाल, शैवाल जो पानी में पाए जाते हैं ना। छोटी जलीय जीव को खाते हैं। छोटी जलीय जीव क्या खाते हैं? मछली। छोटी जलीय जीव को कौन खाता है? छोटी मछली खाता है। और छोटी मछली जीव को कौन खाता है? बड़ी मछली खाते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है? और ये आज की क्लास में आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पारिस्थितिक में ऊर्जा का स्रोत मेरा दोस्त कौन सा है? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, बी इज द राइट आंसर, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरे अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते हैं। आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। मैं 15 आपको साइंस के और 15 मैथ्स का वीडियो करवाऊंगा, ठीक है? जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ लाऊंगा, जो आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे, ठीक है? इसकी गारंटी है, बस आप धैर्य के साथ देखते रहो, ठीक है? तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।